नमस्कार। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपने पहला इंट्रो वीडियो देख लिया होगा। तो जैसा कि वादा था कि हिस्ट्री की हम क्लास शुरू करेंगे और यहाँ पे हम पहली क्लास शुरू कर रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जैसा कि हमने कहा था कि हमारा जो सिलेबस है वो मिड 18th सेंचुरी से है और जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि डिक्लाइन ऑफ मुगल्स हो रहा है। तो हमें डिक्लाइन ऑफ मुगल्स समझना होगा और डिक्लाइन ऑफ मुगल्स को समझने के लिए हमें पहले मुगल्स को समझना होगा। भाई तभी तो हमें किसी चीज़ का पतन तो तभी समझ में आएगा ना जब उसका उदय समझ में आए। दैट इज़ इन डिक्लाइन तब समझ में आएगा जब उसका इंक्लाइन समझ में आए। तो चलिए देखते हैं कि क्या था इंक्लाइन मुगल्स का, क्या था पीक और कैसे हुआ डिक्लाइन, क्या कारण थे। हालाँकि हमको ध्यान में ये रखना है कि जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस है उसमें भाई मिडेवल तो हम पढ़ नहीं रहे, मिडेवल को हम बाद में पढ़ेंगे, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है। तो इसलिए हम इसको काफ़ी मोटा-मोटा पढ़ेंगे जिससे कि हमको बेसिकली मेरा मेन फ़ोकस है डिक्लाइन ऑफ मुगल्स को समझना, ठीक है? हम लोग फ़ोकस के हिसाब से ही काम करेंगे, सारी चीज़ मिक्स नहीं करेंगे। तो हमें बस मुगल्स को इतना समझना है कि जिससे कि हमें डिक्लाइन समझ में आ जाए, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं लिखा हुआ है, अगर ये थीम ठीक लग रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, अगर इसमें कोई चेंज करना है तो प्लीज़ फिर बताइएगा। मतलब थीम माने जो ये मैंने ब्लैक बैकग्राउंड रखा है और ये जो अ, मतलब जो भी कलर के पेन मैं लाइट कलर के पेन इस्तेमाल करूँगा और ब्लैक बैकग्राउंड रखना चाह रहा हूँ जिससे कि रोशनी वगैरह कम पड़े, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, अगर कोई चेंजेस हो तो बता दीजिए, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है? चलिए डिक्लाइन ऑफ मुगल शुरू करते हैं। यहाँ पे उसको समझने से पहले मुगल्स को समझना पड़ेगा। जैसा कि आपको सामने ही दिख रहा है कि मुगल्स हैं जो वो 2 लिनीज से जुड़े हुए जो हैं वो लोग हैं मुगल्स लोग, ठीक है? अगर हम उनको फादर साइड से देखें तो फादर साइड से वो जो हैं तिमूर के वंशज कहे जाते हैं, ठीक है? तिमूर कौन है? तिमूर कौन है? देखिए तिमूर जो है बेसिकली ये लोग तिमुराइड डायनेस्टी है। ये पूरी तिमुराइड डायनेस्टी है और अगर आप देखो तो तिमूर उसी के ही मतलब जो तिमूर जो राज कर रहे हैं जिस डायनेस्टी में उसी को तिमुराइड डायनेस्टी कहा जा रहा है। हम सिर्फ मोटे-मोटे तौर पर हमको समझना है, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है? और तिमुराइड डायनेस्टी कहाँ पर राज कर रही है? ये जो आपका ईरान, इलाक जो मॉडर्न मॉडर्न डे जो ईरान, इराक एंड टर्की वाला इलाका है दैट इज़ योर पर्शिया रीजन अगर आप कहें उस टाइम के हिसाब से, तो वहाँ पे ये तिमुराइड डायनेस्टी है। तो ये फादर साइड से तिमूर के वंशज कहे जा रहे हैं, वहीं मदर साइड से अगर हम देखें तो इनकी हिस्ट्री जुड़ी है, इनकी जो ओरिजिन जुड़ा है वो चंगेज़ खान से जुड़ा हुआ है। तो चंगेज़ खान जैसा कि हमें पता है कि ये जो है मंगोलिया के अराउंड सेंट्रल एशिया के अराउंड जो है इनका जो है शासन रहा है चंगेज़ खान का। तो बात ये है कि अगर आप मुगल शब्द देखो तो ये यही मंगोल शब्द से निकला है। ये जो मंगोल है, मंगोलिया, मंगोलिया एंड मंगोल आप देख रहे हैं ना? तो ये रिलेट कर रहा है। तो ये मुगल शब्द यहीं से निकला हुआ है। हालाँकि बात ये थी इनको मुगल्स मुगल्स हम भी कहते हैं और सबने कहा है लेकिन मुगल्स को एक्चुअली मुगल्स कहलवाना पसंद नहीं था। क्यों क्यों होगा भाई आप खुद ही सोचिए किसी को क्यों ही होगा क्योंकि चंगेज़ खान से हिस्ट्री जुड़ी हुई है एंड सब जानते हैं चंगेज़ खान क्या रहा है हिस्ट्री में। तो इसलिए मुगल्स भी जो है अपने आप को चंगेज़ खान से जुड़ा हुआ नहीं चाहते थे, इसीलिए अपने आप को मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे बिल्कुल भी, ठीक है? वहीं पे ये लोग अपने आप को तिमूर के साथ जोड़ना काफ़ी ज़्यादा स्वाभिमान और सम्मान की बात मानते थे। तो इसका हमें जो है मतलब कहते हैं ना कि प्रूफ हमें कहाँ देखने को मिलता है कि हर एक मुगल जो है वो अपनी पेंटिंग तैमूर के साथ ज़रूर बनवाता था। तो इस चीज़ से जो है इतिहासकारों ने अंदाज़ा लगाया है कि भाई मुगल्स को जो है अपने तिमुराइड डायनेस्टी का होने पर गर्व था। ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको पहले कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ। भाई देखिए ये जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी सोर्सेज़ जेन्युइन है। ये जो चीज़ मैंने बताई है अगर आपने हिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़ी हो तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये जो मैं अभी बेसिक दे रहा हूँ ये एनसीईआरटी है और अगर कुछ एडवांस लेवल होगा तो उसमें शेखर बंदोपाध्याय की जो बुक है दैट मॉडर्न इंडिया की उसका इस्तेमाल है, वो सोर्स है एंड ऑफ कोर्स मैं जैसा कि विज़न आईएएस का स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ पे मेरे जो टीचर थे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के दैट इज़ हिमांशु खत्री सर, उनका बहुत ही बड़ा जो है योगदान है, तो
उनकी ही उन्हीं का पढ़ाया हुआ एक तरीके से मैंने पढ़ा, समझा और उसी नॉलेज को मैं आपको दे पा रहा हूँ। तो मैं उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया करता हूँ और सारे सोर्सेज़ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे और एक एक और इन्फॉर्मेशन मैं बताऊँगा आपको। ये जो मैं अभी चीज़ बता रहा हूँ, देखिए आप ना यूपीएससी ना ये चीज़ नहीं पूछेगा, लेकिन ये चीज़ मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपको कहानी बेहतर समझ में आए और आप कनेक्टेड फ़ील करो, ठीक है? और अभी हम इसको मेन पार्ट अभी हम सीरियल तौर पर पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ हमें देखने को क्या मिलती है, ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन मतलब कि किस तरीके से जो है एक राजा के बाद दूसरा राजा बनता है, दैट इज़ द सक्सेशन। तो उस दौरान 2 तरीके के सक्सेशन के ट्रेडिशन माने जाते थे। फर्स्ट वन इज़ प्राइमोजेनिचर एंड सेकंड वन इज़ कोपरसनरी। प्राइमोजेनिचर जो है, उसका मतलब क्या है अगर आप हिंदी में देखो तो ज्येष्ठ अधिकार सॉरी हाँ, ऐसे ही कुछ है ज्येष्ठ अधिकार ऐसे कुछ आता है, ठीक है? तो ज्येष्ठ माने हमको ज्येष्ठ शब्द को समझना है मेनली। तो ज्येष्ठ माने होता है बड़ा। तो हमें यहाँ से समझ में आ गया भाई प्राइमोजेनिचर का मतलब है कि जो बड़ा भाई होगा उसको जो है नेक्स्ट एम्परर या किंग बना दिया जाएगा। वहीं पे कॉपर्सनरी की जब मैं बात करते हैं, तो कॉपर्सनरी में क्या होता है कि जितने भाई होते हैं, उन सब में जो है एम्पायर को या किंगडम को बाँट दिया जाएगा, ठीक है? तो 2 तरीके के ट्रेडिशन होते थे और जैसा कि मैंने मार्क भी किया है यहाँ पे मुगल्स जो है वो कॉपर्सनरी को फॉलो करते थे, ठीक है? अगली बात, अब ये कॉपर्सनरी मैंने क्यों बताया क्योंकि जब यहाँ पे मान लो मैं क्वेश्चन दूँगा या फिर क्वेश्चन जब आएगा डिक्लाइन ऑफ मुगल्स को लेकर तो वहाँ पर आप इसको एक कारण बताएँगे कि कॉपर्सनरी भी एक कारण था, क्यों कारण था? आगे समझेंगे, समझ में आएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, मुगल्स विद अदर रूलर्स। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है मुगल्स विद अदर अदर रूलर्स? मतलब ये है कि भाई मुगल्स जो हैं वो दूसरे रूलर के साथ किस तरह का जो है व्यवहार रखते थे, किस तरीके के संबंध रखते थे। तो हमें यहाँ पे 2-3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहली चीज़ कि मुगल्स जो हैं वो इसको ऐसे समझते हैं कि मुगल्स जैसे शासन कर रहे हैं, कोई दूसरा रीजन है, तो वहाँ पे उनको अपनी अथॉरिटी देनी है, तो वो क्या करते थे, वो पहले नोटिस भेजते थे कि भाई साहब देखिए ऐसा है कि अ, हम मुगल्स हैं, ठीक है? हमारी अथॉरिटी आप मानिए, ठीक है? अगर आप हमारी अथॉरिटी मानते हैं तो आप अपने जो रीजन है, अपनी टेरिटरी है, वहाँ पर आप जैसे राज कर रहे हैं वैसे राज करिए। बस ह आप हमको अपनी अथॉरिटी मानिए, आप हमको अपना एम्परर मानिए, ठीक है? ये हो गया शांति प्रस्ताव। अगली चीज़ क्या होती है, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो भाई हम आप पर युद्ध करेंगे, ठीक है? अब मान लीजिए युद्ध हुआ और युद्ध में मुगल ने हरा दिया, तो हराने के बाद कैसा व्यवहार रहता था मुगल्स का? तो वहाँ पर आप देखने को मिलेगा जनरल तौर पर ये देखने को मिला है कि मुगल वहाँ पर इल ट्रीट नहीं करते थे, काफ़ी जो है सम्मान देते थे, मान-सम्मान देते थे और वो कहते थे कि भाई देखिए हमने आपको हरा दिया, अब तो टेरिटरी हमारी है, लेकिन आप एक काम करिए, आप रिस्पेक्टफुली जैसे आप वहाँ पे राज कर रहे थे, जैसे आप वो अपनी टेरिटरी चला रहे थे, वैसे चलाइए, बस आपको वही करना है कि अथॉरिटी मुझे मानना है, मुगल एम्परर मुझे मानना है। ठीक है? तो इस तरीके का व्यवहार मुगल्स रखते थे दूसरे जो है राज्यों से, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन देखने को मिला औरंगज़ेब के टाइम पे, क्यों? अब कई लोग जो है, जो भाई रिवीज़न कर रहे हैं, उनको समझ में आ गया होगा कि औरंगज़ेब का नाम अलग लिखा हुआ है। देखिए, औरंगज़ेब ने क्या किया था कि जब शिवाजी जो है, छत्रपति शिवाजी महाराज जब जो हैं गए थे शांति प्रस्ताव लेकर और कहा कि ठीक है, हम जो है आपको अपना अथॉरिटी मान लेंगे, अपनी एम्परर मान लेंगे। लेकिन वहाँ पर औरंगज़ेब ने उनको इल ट्रीट किया, उन्होंने उनका डिसरिस्पेक्ट किया और ये कहीं न कहीं ये भी एक कारण है, जब आप डिक्लाइन ऑफ मुगल्स पढ़ेंगे तो ये एक कारण बनता है डिक्लाइन ऑफ मुगल्स का, क्योंकि वहाँ पर जो है वो मराठा इसीलिए कहीं न कहीं ये भी एक रीज़न था। देखिए कई स्टिंग पॉइंट थे मराठाओं के, उसमें से एक था कि क्यों मराठा ने मुगल साम्राज्य को खत्म किया, ठीक है? तो ये कहीं बहुत बड़ा कारण बनता है जाकर आगे। फिर आगे और चलते हैं, अब हम आते हैं भाई थोड़ा-सा हम समझ लेते हैं जो इनकी अ, जनरेशन्स अलग-अलग आई, अलग-अलग सक्सेशंस आए। इनको थोड़ा-सा अगर हम क्रोनोलॉजिकल तौर पर एक ही जगह देख लें तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा, आगे चल के हमको आसानी होगी। अगला एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये जो डेट्स हैं ये कैसे याद होंगी? देखिए पहली चीज़ रिवीजन इज़ द की, रिवीजन की है भाई, आप जितना रिवीजन करोगे याद हो जाएगा। पहली चीज़ आप कहानी से जब जोड़ के पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा। अगली चीज़ क्या है कि एक ट्रिक है जो हिमांशु खत्री सर ने भाई सिखाई,
विजन आईएएस की जितने स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने हिमांशु खत्री सर की क्लास ली वो जानते होंगे इस चीज को कि आप जैसे टाइटल लगाते हैं नाम के बाद वैसे ही आप डेट्स को लगा दीजिए उस टाइटल की जगह। जैसे कि मैं बाबर का नाम बाबर याद नहीं करूंगा, मैं बाबर का नाम याद करूंगा बाबर 2630। दैट इज बाबर, बाबर जो है वो एम्परर रहा इंडिया में 26 से लेकर 30, दैट इज 1526 टू 1530। जैसा कि हमें पता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ है। अगली चीज इसी तरीके से हम क्रोनोलॉजी देखेंगे, थोड़ी देर में इसको रोका हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जो नोट्स हैं बनाते रहिएगा साथ साथ में, तो आपको काफी ज्यादा हेल्प रहेगी इस चीज की। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी है। बाबर के बाद हुमायूं आ रहे हैं 30405556। यहाँ पे गैप क्यों है बात करेंगे, जिनको पता है उनको पता चल गया होगा गैप क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या है एक सूरी डायनेस्टी भी आएगी बीच में। ठीक है, उनकी भी हम बात करेंगे। फिर अकबर है 5605, 5605 अकबर, जहांगीर 0527, शाहजहां 2858, औरंगजेब, और औरंगजेब का ही दूसरा नाम आलमगीर भी कहा जाता है 5807, बहादुर शाह 0712, फारूक सियार 1319, मोहम्मद शाह रंगीला 1948, अहमद शाह बहादुर 4854, आलमगीर 2 5459, and then is your Shah Alam 26006, Akbar 20637, Bahadur Shah Zafar 3757, and we all know that Bahadur Shah Zafar 3757 was the लास्ट मुगल एम्पर, क्योंकि यहीं पर रिवोल्ट ऑफ 1857 होगा और उसके बाद जो है कंपनी रूल पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हो जाएगा, वो हम देखेंगे बाद में। अब हम आते हैं भाई अपनी कहानी यहाँ से मेन शुरू करते हैं, जो हमको कहानी शुरू करनी है से, जैसा कि हमें पता है जो पहला मुगल एम्परर भारत में आ रहा है वो है बाबर। और इनका जो है दूसरा नाम भी है, इनका जो है अगर हम पूरा नाम लें तो क्या नाम है, जाहिर, जाहिर जाहिर करते हैं ना, जाहिर उद्दीन बाबर, जाहिरुद्दीन एंड बाबर। ठीक है, तो जाहिरुद्दीन बाबर, ये जाहिर लिखा है समझ में आ रहा है ना, एक मिनट सही से लिख देता हूँ, थोड़ा सा इशू है भाई। जाहिर, ZAHIR, जाहिरुद्दीन बाबर। ठीक है, तो जाहिरुद्दीन बाबर इनका दूसरा नाम है और इनका जो शासन काल है वो 2630 है। ठीक है, 2630 दैट इज 16th सेंचुरी, दैट इज 1526 टू 1530। अब चलिए समझते हैं कि बाबर भाई इंडिया क्यों आ रहे हैं, कैसे यहाँ पे एम्पायर स्थापित किया है। चलिए शुरू करते कहानी। तो बाबर का अगर हम ज़ाहिरुद्दीन बाबर का इतिहास देखें तो इनके पिताजी का नाम है उमर शेख मिर्जा, पिताजी का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, उमर शेख मिर्जा, जो कि आपके गवर्नर हैं, किसके गवर्नर हैं, जो कि आपके किसके ऑफ फरगना के, फर फरगना, फरगना। अब ये फरगना कहाँ है, ये भाई उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान कहाँ है, उज्बेकिस्तान। आप देखोगे सेंट्रल एशिया में आपको देखने को मिल जाएगा, और उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान के आप ईस्ट की तरफ देखोगे, ईस्ट हल्का सा स्लाइटली नीचे की तरफ, तो आपको फरगना देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ईस्ट ऑफ उज्बेकिस्तान आपको फरगना देखने को मिल जाएगा। होता क्या है भाई, 1494 में जो है बाबर जो है वो सक्सीड करता है थ्रोन उमर शेख मिर्जा की, क्योंकि उमर शेख मिर्जा की जो है भाई 1494 में डेथ हो जाती है, और जो है 1494 में बाबर जो है वो थ्रोन को सक्सीड करता है। हालांकि होता क्या है, उसी 1494 के दौरान बाबर को अगर आप उम्र देंगे तो मात्र 12 साल का होता है। 12 साल की होने की वजह से क्या होता है कि भाई इस चीज को एज अ मौका भी देखते हैं जो उनके कॉम्पिटिटर्स होते हैं। और कॉम्पिटिटर्स कौन है यहाँ पे, कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे मंगोल कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे उज्बेक्स हैं। कौन है, दैट इज योर उज्बेक्स, उज्बेक्स। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी की है, कोई भारी इंफॉर्मेशन नहीं, हल्की हल्की है। ठीक है, उज्बेक्स हैं मंगोल कॉम्पिटिटर, वो लोग जो है इस मौके का फायदा उठाते हैं और यहाँ पर फरगना की सीट पर भाई अटैक कर देते हैं और बाबर को मजबूर कर देते हैं वहां से भागने के लिए। ठीक है, तो बाबर को वो मजबूरी में वो थ्रोन छोड़नी पड़ती है। फिर बाबर की कहानी में देखने को मिलती है, सीधे हम पहुंच जाते हैं 1504 में, जहां पे हमें देखने को मिलता है कि बाबर काबुल को कैप्चर कर लेता है। तो 1504, जैसे कि मैंने कहा, हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, हमें बस मोटा मोटा समझना, मेन हमारा यहाँ पे मकसद क्या है, जो है मुगल के एडमिनिस्ट्रेशन को समझना है। ठीक है, हमें कहानी वहां पे ले जानी है, वहां मेन है, वहां पे डिटेल में समझेंगे।
तो 1504 में हम जाते हैं, जहाँ पे क्या होता है, काबुल को वो कैप्चर कर लेता है। देखिए, इस चीज़ से आप थोड़ा ये भी समझ सकते हो, किसी को अगर नोट मेकिंग की बात है कि नोट कैसे बनाएँ, तो ये देखिए एक फ्लो चार्ट फॉर्म में थोड़ा देखिए रफ है, बट ये ना रॉ है, ये रॉ चीज़ है। ठीक है, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और इसी तरीके से आप रफ वे में अगर आप ये नोट्स बनाते रहेंगे, छोटी-छोटी चीज़ लिखते रहेंगे, तो आपको देखना इसका काफ़ी बेनिफिट मिलेगा रिवीजन के टाइम पर। और ये चीज़ें जल्दी रिवाइज़ होती हैं और आप अपना-अपना अलग-अलग बनाइएगा, इसीलिए मैं कोई नोट्स नहीं दे रहा हूँ कि आप अपना-अपना बनाइए, जिससे कि वो फास्टर रिवीजन में काम आता है। ठीक है, तो 1504 में काबुल को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या बात होती है, जैसे कि हमें छोटी थोड़ी बहुत कहानी पता है कि भाई वहीं पे कंटेम्परेरी इंडिया में अगर हम देखें, तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत चल रही है। क्या चल रहा है यहाँ पे? दिल्ली सल्तनत चल रही है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत चल रही है और उसी के दौरान अगर हम बाबर के कंटेम्परेरी में देखें, तो यहाँ पे लोदी डायनेस्टी चल रही है। लोदी डायनेस्टी चल रही है, ठीक है? लोदी डायनेस्टी चल रही है और लोदी डायनेस्टी में भी अगर हम देखें, तो इब्राहिम लोदी जो है वो राज कर रहा है, जब मुगल जो है वो बाबर जो है वो इंडिया आएगा, उस दौरान की मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा-सा मैंने कंटेम्परेरी में ये बता दिया है, जिससे कि थोड़ा-सा आइडिया लग जाए, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, 1504 में काबुल को कैप्चर कर लिया बाबर जी ने। भाई देखिए, मज़ाक में बोल रहा हूँ, कोई चीज़ मतलब वो नहीं है, ठीक है, स्टूडेंट है, बस वैसे देखना है, हमें समझना है, ठीक है? तो हाँ, 1504 में कैप्चर करता है काबुल को। फिर बात आगे बढ़ती है किससे, कि हम देखते हैं कि भाई लोदी जो है, लोदी के जो कुछ अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बाबर के पास जाते हैं और एक पूरा कॉन्स्पिरेसी रचाई जाती है उस तहत, तो है, और बाबर जो है वो इंडिया में आ जाता है, तैयार हो जाता है अटैक करने को। और इवन ये भी कह सकते हैं, कह भी सकते हैं क्या, ये भी चीज़ थी कि बाबर भी जो है इंडिया पे कब्ज़ा करना चाह ही रहा था। तो यहाँ पे जो है फाइनली 1526 का समय आता है और यहाँ पे जो है बाबर इंडिया में आता है और बाबर की जो है युद्ध होता है लोदी के साथ। लोदी में भी किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हमें देखने को मिलेगा। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में देखने को मिला। जैसे कि हम कहानी समझ गए किसके बीच में होगा, ये होगा आपका बाबर, 2630 वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में होगा। ये किसके बीच में होगा? लोदी के बीच में होगा, इब्राहिम लोदी। अगर आप इब्राहिम लोदी का टेन्योर भी जानना चाहते हैं, तो 10 to 26 है, दैट इज 15010, 1510 to 1526, ठीक है। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो है वो कौन जीतता है? यहाँ पे जो है वो बाबर जीत जाता है ये वॉर। बाबर ये वॉर जीत जाता है। हालांकि जो है बाबर जीतता है, लेकिन इसकी आर्मी डिस्पाइट स्मॉल आर्मी, भैया स्मॉल आर्मी होने के बावजूद भी बाबर जीत जाता है। तो मतलब भाई कुछ ना कुछ रीजंस हैं, जो कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर जीत रहा है, तो उन रीजंस को जानना थोड़ा जरूरी है। देखिए पूरी भी कोई भी हम यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी चीज पढ़ते हैं, तो उसका रीजन जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो रीजन में अगर हम देखें, तो पहला रीजन जो बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि भाई बाबर जो है एक काफी जो है स्ट्रॉन्ग कमांडर होता है। STRONG, स्ट्रॉन्ग कमांडर होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कमांडर होता है भाई, एक अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड करता है वो, ठीक है। आर्मी को, अपनी जो भी आर्मी उसके पास है, उसको एक अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड करता है। प्लस एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि यहाँ पे जो है फर्स्ट टाइम यूज होता है किसका? गन पाउडर का। गन पाउडर का, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, स्मॉल ब्रॉन्ज कैनन, ठीक है। स्मॉल ब्रॉन्ज कैनन का इस्तेमाल होता है। कैनन इज तोप, ब्रॉन्ज की बनी है, छोटी सी है, उठा उठा के आप रख सकते हो, तो आप फास्ट वे में उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बाबर ने किया, ठीक है। और इसी के चलते यही कुछ कारण थे जिनके चलते, और प्लस यहाँ पे एक कारण और भी माना जाता है कि इब्राहिम लोदी की जो आर्मी थी, वो उस टाइम यूनाइट नहीं थी। इब्राहिम लोदी के शासन में फ्रजाइल पॉलिटी, फ्यूटल पॉलिटी चल रही थी। फ्रजाइल पॉलिटी हम समझेंगे, ठीक है, वो चल रही थी। कहाँ समझेंगे? जब हम डिक्लाइन ऑफ मुगल देखेंगे तब। तो फ्रजाइल पॉलिटी चल रही थी उस दौरान, तो इसलिए भी इब्राहिम लोदी की जो आर्मी थी उसमें यूनिटी नहीं थी। प्लस यहाँ पे बाबर एक अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा था अपनी आर्मी को। प्लस इब्राहिम लोदी के कुछ
जो हैं आदमी होते हैं, जो कुछ लोग जो होते हैं वो बाबर से मिले होते हैं। वो बाबर को सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। प्लस यहाँ पे बाबर जो है वो गन पाउडर स्मॉल ब्रांच कैनन का इस्तेमाल करता है पहली बार, जिसके लिए इब्राहिम लोदी बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। उसको ये सारी टेक्नोलॉजी नहीं ज़्यादा पता होती। तो इस चलते जो है कहा जाता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इसी दौरान बाबर जीत जाता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे ये कहानी खत्म हुई तो उसके बाद हम जानते हैं जैसे कि जो सेकंड इम्पोर्टेंट बैटल हमें देखने को मिलता है वो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत देखने को मिलता है। अच्छा, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत अगर आप डेट देखें तो क्या कोई मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। 1556 है जैसे कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत से पहले कुछ और भी होता है मुगल में, और कहीं ना कहीं वही कारण बनता है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत का। तो पहले उस कुछ और को समझते हैं। क्या समझते हैं भाई? देखिए, हमने देखा बाबर भैया, बाबर जो भैया है, बाबर भैया ये 26 में आए, 30 में डेथ, ठीक है। इनके बाद जो है हुमायूं आए, हुमायूं, हुमायूं, ठीक है। हुमायूं, थोड़ा सा भाई स्पेलिंग का इशू है मुझे, ठीक है। हुमायूं 3040, देन 5556, ठीक है। ये गैप की मैं बात कर रहा था, ठीक है। अब यही गैप की यहाँ पे कहानी पढ़नी है। तो हुमायूं भैया जो सक्सेशन हुआ उसके बाद, बाबर के बाद हुमायूं जो है अगला किंग बनता है 3040, ठीक है। अच्छा, ये आपको मैंने थोड़ा शायद मिस कर दिया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो मैंने बताया, यहाँ पे कैप्चर क्या हो रहा है? कैप्चर दिल्ली हो रहा है, ठीक है। दिल्ली कैप्चर हो रहा है क्योंकि दिल्ली सल्तनत चल रही है, हालांकि मैंने बता दिया था दिल्ली सल्तनत चल रही है, तो कैप्चर क्या हो रहा है? दिल्ली हो रहा है। तो अब किंगडम, किंग जो है वो हुमायूं 3040 है। अब 40 के बाद गैप आता है। गैप कहाँ से आता है भाई? यहाँ पे आ जाता है शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी आता है। तो शेरशाह सूरी युद्ध होता है और युद्ध में जो है हुमायूं को शेरशाह सूरी हरा देता है, और यहाँ पर वो जो है अपनी सुर डायनेस्टी या सूरी डायनेस्टी को स्टेब्लिश कर देता है। और ये सूरी डायनेस्टी कब से कब तक चलती है? ऑफ कोर्स जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है 40 से लेकर 55 तक चलती है। और शेरशाह सूरी की बात करें तो 4045 होता है। हालांकि शेरशाह सूरी क्या होता है, यहाँ पे जीतता है, कैप्चर करता है और वो अफगानिस्तान लौट जाता है, और अपने जो है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाने चलाने के लिए अपने कुछ लोग यहाँ पे वो छोड़ देता है, ठीक है। सूरी डायनेस्टी चलती रहती है, 4055 तक चलती रहती है, ठीक है। अब भाई ऐसा क्या होता है कि 55 में हुमायूं जो है वापस से जो है सूरी डायनेस्टी पर अटैक करता है और वापस से अपना थ्रोन ले लेता है। तो यहाँ पर जो है हुमायूं, हुमायूं जो है वो इसलिए 5556 है, 1 साल तक ये राज कर पाता है, क्योंकि 56 में इसकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। एक्सीडेंटल डेथ मतलब कुछ लोगों का कहना है कि भाई जो है अपना ये किला बनवा रहा था और उसी किला में एक एक्सीडेंट होता है, गिर जाता है, या कुछ लोग कहते हैं उसके सर पे पत्थर गिर जाता है और वो डेथ, ठीक है। यहाँ पे हुमायूं की कहानी खत्म है, ठीक है। वो मैंने बार बार कह रहा हूँ कि वो डिटेल में हमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। हुमायूं के बाद जो हमारे पास आते हैं भाई, हुमायूं का बेटा है अकबर, ठीक है। हमने जैसा कि यहाँ देखा था, यहाँ देखा था हमने, देखिए बाबर, हुमायूं, अकबर, ठीक है। तो अकबर जो है वो है 5605, मतलब ये इतना तो मेरे को समझ में आ रहा है कि हुमायूं के बाद अकबर आ रहा है, अकबर किंग बन रहा है, और अकबर जो है वो सूरी डायनेस्टी को खत्म कर देगा। मतलब क्या खत्म कर देगा? तो जो सूरी डायनेस्टी को खत्म करने के लिए जो युद्ध होता है, दैट इज योर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। दैट इज इन 1556। होता क्या है और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। हुमायूं जब 56 में हुमायूं की डेथ हो जाती है, उस टाइम अकबर भी 13-14 साल का लड़का है, और अकबर जो है वो थ्रोन पे बैठा दिया जाता है। और अकबर की जो गार्जियनशिप है वो कौन कर रहा है? बैरम खान कर रहा है। इस चीज का फायदा उठाते हुए उस टाइम जो सूरी डायनेस्टी में जो आपका चीफ मिलिट्री जनरल कह दो या चीफ जो होता है, हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू, जो कि सूरी डायनेस्टी का है, वो इस चीज का मौके का फायदा उठाता है और वो जो है अकबर को थ्रोन से हटा देता है, एंड टेम्परेरली कुछ महीनों के लिए उस मुगल थ्रोन पर वापस से अपना कब्जा जमा लेता है 1556 में ही। अब भाई जाहिर सी बात है, अकबर इज दी
अकबर वॉज द रियल जो है सक्सेसर होना चाहिए था। तो अकबर जो है अपनी थ्रोन को वापस लेने के लिए ये बैटल करता है, एंड दैट बैटल वाज दी, और ऑफ कोर्स अकबर जो है वो किसकी गार्जियनशिप में ये बैटल करेगा? बैरम खान की गार्जियनशिप में ये बैटल करेगा। तो हम यहाँ पे कॉमन सेंस से बता सकते हैं, तो ये बैटल किसके बीच में होगा? अकबर वर्सेस हेमचंद्र, हेमचंद्र विक्रमादित्य, या शॉर्ट में इनको हेमू कहा जाता है। ठीक है, इनके बीच में ये बैटल होता है। ठीक है, इनके बीच में ये बैटल होता है, और ऑफ कोर्स यहाँ पे आप अकबर जो है वो जीत जाता है। अकबर जो है बैरम खान की लीडरशिप में जीत जाता है, और यहीं से हम कह सकते हैं कि मुगल्स का, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, उस शब्द को कहते हैं वो ना, वो रीस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। यहाँ पे री एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है ऑफ मुगल एम्पायर का। ठीक है, यहाँ पे जो है मुगल एम्पायर का रीस्टेब्लिशमेंट हमें देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद जो है मुगल एम्पायर काफी तेजी से इंक्लाइन करेगा। अब देखिए, ये हमने सेटअप पढ़ लिया मुगल्स का, मुगल एम्पायर का एक सेटअप हमने पढ़ लिया किस तरीके से बाहर से बाबर ने आके यहाँ पे मुगल एम्पायर सेटअप किया। फिर हुमायूं आया, हुमायूं के बाद सूरी डायनेस्टी आती है, सूरी डायनेस्टी के बाद अकबर जो है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में हेमचंद विक्रमादित्य हेमू को हराकर वापस से जो है मुगल एम्पायर को रीस्टेब्लिश कर देता है। ठीक है, यहाँ तक हमने इतनी ही कहानी पढ़ी है बस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है कि अब जो है किंगडम स्टेबल है। जब किंगडम स्टेबल है, काफी मजबूत है, अकबर वॉज अ स्ट्रॉन्ग लीडर, अकबर वॉज अ स्ट्रॉन्ग किंग, काफी अच्छे से वो मैनेज करता है। अब उस मैनेज करने के लिए उन्हें एक एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, और इसी के चलते अकबर जो है एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आता है, एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आता है। उस एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहा गया है मुगल में? जैसा कि आपको पता होगा, मनसबदारी सिस्टम। ठीक है, जब ये मनसबदारी सिस्टम आता है और जिस तरीके से वर्क करता है, काफी स्ट्रांगली वर्क करता है, और यही मनसबदारी सिस्टम इन मुगल एम्पायर को एकदम पीक पर लेकर जाएगा। और यही मनसबदारी सिस्टम प्लस कुछ और वजहों के तहत यही जो है वो फायर बैक करेगा, और यही जो है डिक्लाइन की तरफ लेकर भी आएगा। तो इस एडमिनिस्ट्रेशन को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, टाइम काफी हो गया है, आधा घंटे की वीडियो हो गई है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ेंगे, बाकी कल। ठीक है, अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे इसके लिए। अब मनसबदारी सिस्टम समझ में आ रहा है भाई, इसका नाम देखो तो मनसब से बना है, ये सब किससे बना है? मनसब से। चलिए मनसब के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। मनसब क्या है? मनसब क्या है? मनसब ना, मनसब पोस्ट है। मनसब क्या है? पोस्ट है। हालांकि नाम सुनने में थोड़ा सा ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों दिमाग में ऐसा स्ट्राइक करता है कि कोई जगह होगी, नहीं। मनसब एक पोस्ट है मुगल एम्पायर में। मनसब एक पोस्ट है, और वो पोस्ट क्या है भाई? वो मनसब कौन सी पोस्ट है? देखिए, मनसब जो भी मुगल मुगल एम्प्लॉय है, मुगल एम्प्लॉय है, ठीक है, थोड़ा सा मॉडर्न टर्म की इस्तेमाल करूंगा तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। वो क्या है? मनसबदार है। तो मनसबदार कौन है? होल्डर ऑफ द पोस्ट मनसब। एंड मनसब क्या है? एवरी पोस्ट इन द मुगल एम्पायर इज मनसब, एंड द होल्डर ऑफ दैट मनसब इज मनसबदार। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, कट टू कट क्लियर है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। ठीक है, ये तो मतलब क्या है कि यहाँ पे मनसब्स हैं, उन मनसब्स पर मनसबदार्स हैं, दैट इज द होल्डर, नॉट द ओनर। ओनर नहीं हो सकते ना, ओनर क्योंकि किसी चीज का होता है। दे आर गिविंग सर्विस, दे आर गिविंग सर्विस। व्हाट टाइप ऑफ सर्विस? व्हाट टाइप ऑफ सर्विस? जैसा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन है, तो किस क्या भाई, एडमिनिस्ट्रेशन की सर्विस तो ये दे ही रहे होंगे, लेकिन साथ साथ में कुछ और भी करते थे। क्या करते थे? देखिए, जो मनसबदारी सिस्टम है इसको ना मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। मॉडर्न टर्म में इसको हम मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी सिस्टम, तो हम इसको मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं।
क्यों? भाई ये क्योंकि मिलिट्री सर्विस भी देते थे प्लस ब्यूरोक्रेटिक सर्विस भी देते थे। ब्यूरोक्रेटिक सर्विस लाइक जैसे आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप क्या हैं? आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस देंगे। तो वैसे ही ये जो मनसबदार होते थे, ये एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस या ब्यूरोक्रेटिक सर्विस भी देते थे प्लस मिलिट्री सर्विस भी देते थे। अब ये मिलिट्री सर्विस और ब्यूरोक्रेटिक सर्विस कैसे देते थे, इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे और इस पूरे मनसबदारी सिस्टम को बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही डिटेल में शुरू करेंगे। देखिए मुझे लगता है कि शायद आज थोड़ा-सा कुछ चीज़ें बोरियत भरी लगी हों क्योंकि उसमें जैसे कि जो क्रोनोलॉजी थी अकबर की जो सक्सेसर्स वगैरह थे सॉरी अकबर कह रहा हूँ मैं, मुगल एम्परर्स थे जो अलग-अलग उनकी क्रोनोलॉजी और थोड़ा-सा कुछ फैक्ट थी, लेकिन हालाँकि फिर भी मैंने काफ़ी कोशिश की कि आपको एक कहानी की तरह समझाऊँ, ठीक है? बैटल्स वगैरह। लेकिन अब जो चीज़ आएगी, वो थोड़ी कॉन्सेप्ट वाली चीज़ होगी, तो उसको समझने में थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा और अच्छा भी लगेगा, पढ़ाने में भी मज़ा आएगा, पढ़ने में भी मज़ा आएगा। और ये भी चीज़ है कि जो ऊपर की चीज़ें हैं, वो इम्पोर्टेंट है बट नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम क्योंकि ठीक है, डायरेक्टली ये चीज़ें नहीं आएँगी बट इनको आप चीज़ों को समझ लेंगे, तो काफ़ी जो है आपको जो है आगे चल के मदद मिलेगी और इन्हीं पर ही चीज़ें बेस है ना, कुछ चीज़ें तो समझनी पड़ती हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और सारी चीज़ समझ में आई हो। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें और कोई भी आपको देखिए अभी शुरुआत के वीडियो हैं, मैंने जैसे कि पहली वीडियो में भी कहा था कि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ भाई। तो अभी मैं सीख रहा हूँ, मैं भी सीखने वाली फ़ेज़ में हूँ, तो हो सकता है कभी-कभार कुछ चीज़ें ऐसा नहीं कि मतलब नहीं पता या कुछ ऐसा नहीं, बस ये है कि कभी-कभार घबराहट में या कैमरे को सामने देखकर कुछ चीज़ें जो हैं हो जाती हैं मिस। तो उस चीज़ के लिए भाई मुझे बताना, मैं उस चीज़ को ज़रूर सही कर दूँगा, ठीक है? तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है और बाकी आई होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम हाँ, नेक्स्ट वीडियो का मैं क्राइटेरिया बता देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हम भाई डिक्लाइन ऑफ मुगल्स को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और उसके बाद क्योंकि हमें जो है आगे की चीज़ें पढ़नी सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। आज हमने जो रिवीजन किया वो बेसिकली क्या था कि हमने मुगल्स के बारे में थोड़ा-सा बेसिक्स देखा, फिर उसके बाद हमने जो है मुगल की क्रोनोलॉजी देख ली कि किसके बाद कौन-सा मुगल्स आया, मुगल्स की डेट्स को कैसे याद रखें, वो भी हमने तरीका देख लिया और ये ट्रिक जो है वो आप हर चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आप चीज़ पढ़े मेन फैक्ट उसके बाद आप जो है उसके टाइटल में वो डेट का इस्तेमाल करें, आपको याद रहेंगी और फिर जो है हमने बाबर के बारे में देखा, एडवेंट ऑफ बाबर यहाँ पे देखा हमने, फिर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत एंड देन वी हैव स्टार्टेड और थोड़ा-सा ग्लिम्प्स दिया मनसबदारी सिस्टम का, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट इज़ द मनसबदारी सिस्टम जो कि प्रपोज़ किया गया था अकबर के द्वारा, एस्टेब्लिश किया गया था अकबर के द्वारा, ठीक है? चलिए इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड जय हिंद, जय भारत और आप जो है इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।